इस कहानी के लेखक हैं पंचम प्रकाश। वो चंद्र ग्रहण का दिन था। सीनियर कॉन्वेंट स्कूल के सारे बच्चे भी चुपचाप क्लास के अंदर बैठे हुए थे। टीचर्स भी क्लास लेने की जगह स्टाफ रूम में बैठे थे और सभी चंद्र ग्रहण के बारे में चर्चा कर रहे थे। लेकिन उन सभी लोगों के बीच से निकलकर सिस्टर मरीना अपने क्लास की तरफ बढ़ने लगी, ये देखने के लिए कि आखिर उनके क्लास के बच्चे क्या कर रहे हैं। और जब वो क्लास में पहुंची तो देखती हैं कि एक दुबले पतले लड़के को कुछ लड़के और उनके साथ मिलकर एक लड़की भी उसके ढीले शरीर और आंखों पर लगे मोटे चश्मे को लेकर उसे चिढ़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो सिस्टर मरीना को देखते हैं तो वो सभी अपनी सीट पर जाकर ऐसे बैठ गए जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। सिस्टर मरीना पहले तो उस लड़के को संभालते हुए सीट पर बैठाती हैं, फिर गुस्से में सभी की तरफ घूरते हुए देखती हैं तो पता चलता है कि क्लास की 3 लड़की गायब हैं। तभी उसे क्लास की कांच की खिड़की के बाहर कोई साया जाता हुआ महसूस हुआ, जिस पर वो वहीं खड़ी खड़ी आवाज लगाती है, कौन है उधर? कौन है? उसने इतना पूछा ही था कि तभी क्लास में बैठे उस अकेली लड़की ने कहा, मुझे तो लगता है कि शायरा और उसके दोस्त ही होंगे। वैसे भी वो सुनती कहाँ है किसी की। आपने बाहर निकलने को मना किया, फिर भी। तुम चुप ही रहो और खबरदार जो तुमने इसे या किसी और को भी परेशान किया तो। इतना कहते हुए सिस्टर मरीना बाहर निकलकर उसकी ओर बढ़ गई, जहां उन्हें किसी के होने का एहसास हुआ था। पर जब वो वहां पहुंची तो कोई था ही नहीं। फिर भी वो देखने के लिए आगे बढ़ती हैं उस गलियारे से जो स्कूल से लगे पुराने चर्च के पीछे जाती है। जैसे जैसे सिस्टर मरीना आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे उनके कान में एक अजीब आवाज गूंजने लगी, जो धीरे धीरे साफ हो रही थी। और साफ होते होते उनके कान में गूंजने लगी किसी आत्मा को बुलाने की आवाज। जिमी, अगर तुम आसपास हो तो इशारा दो, हमसे बात करो। जिमी, तुम सुन रहे हो ना? इशारा दो। जैसे सिस्टर ने सुना तो धीमे से दीवार की ओर से झांक कर देखा ताकि वो समझ पाए कि चल क्या रहा है। और जैसे उसने देखा कि शायरा अपने 2 दोस्तों के साथ ओइजा बोर्ड पर जिमी की आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रही है, ये देखते ही सिस्टर मरीना घबरा गई और जोर से डांटते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी के अभी अपने अपनी क्लासरूम में जाओ। मरीना को देखते ही शायरा की दोनों दोस्त वहां से सीधे क्लास की तरफ दौड़ पड़े। पर शायरा वहां से हिले भी नहीं, क्योंकि उसने देखा कि ओइजा बोर्ड पर कुछ हरकत हुई है। जिस शीशे के गिलास पर उंगली रख वो आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, वो अब अपने आप बोर्ड पर इधर से उधर खिसक रहा था और देखते ही देखते हवा में उड़ घूमने लगा। जैसे ही मरीना ने यह देखा, उसने उस ओइजा बोर्ड को उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा, जिससे वो कई टुकड़ों में टूट गया और हवा में घूम रहा गिलास भी चकनाचूर होकर नीचे आ गिरा। जिसके बाद सिस्टर मरीना ने शायरा का हाथ पकड़ा और उसे स्कूल के अंदर लेकर चली गई। इस हादसे के बाद शायरा बहुत शांत हो गई और उसकी आंखें सहमी हुई, ऐसे नीचे झुक गईं जैसे कि किसी का फरमान हो। इस हादसे के बाद वो बिल्कुल अकेली रहने लगी। क्लास में भी किसी से कोई बात नहीं करती और तो और घर में भी शांत रहने लगी। वो दिन भर अपने कमरे में बैठी काली शक्तियों से जुड़ी किताबों को पढ़ती रहती। उसके हाव भाव और तबीयत को बदलता देख उसके घर वाले भी परेशान रहने लगे। धीरे धीरे खुद शायरा की भी हालत खराब होने लगी थी। वो दिन पर दिन पतली होने लगी थी, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ने लगे थे और अब उसने अपने किसी से भी बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। उसकी मां ने उसे कई बार डॉक्टर को भी दिखाया, पर किसी का इलाज उस पर असर नहीं किया। एक दिन शायरा की मां रात को अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि उनके बच्चों के कमरे से अजीब आवाजें आ रही हैं। वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची तो उसे अजीब ठंडक महसूस होने लगी और जैसे ही उसने दरवाजा हटाया तो देखा उसकी बेटी शायरा ने
अपने छोटे भाई को जकड़ कुत्ते की तरह सूंघ रही है। उसके कान के पास जाकर किसी खूंखार जानवर की तरह गुर्रा रही है और वहीं उसका छोटा भाई डर के मारे दम साधे खड़ा था, मानो अगर उसने अपनी पलक भी झपकी तो उसका खेल खत्म। अपने बच्चे को मुसीबत में देख वो कमरे के अंदर गई और जोर से बोली, शायरा, तुम क्या कर रही हो अपने भाई के साथ? माँ की आवाज सुनते ही शायरा ने एक झटके में अपने भाई को छोड़ा और किसी जानवर की तरह अपने दोनों हाथ और पैर चलाते हुए कमरे के कोने में जा बैठी और सिसकने लगी जैसे किसी ने उसे चोट पहुंचाई हो। माँ ने पहले अपने बेटे को संभाला और फिर उसे कमरे से बाहर करने के बाद वो शायरा के पास गई, जो अभी भी डर के मारे कांप रही थी, सिसक रही थी, जिस पर उसकी माँ ने उससे कहा, क्या हुआ तुम्हें शायरा? ऐसे क्यों कर रही हो तुम? उसकी माँ ने इतना कहा ही था कि इतने में शायरा उस पर ऐसे चपटी जैसे कि वो कोई जानवर हो। उसके वार से बचने के लिए माँ ने भी उसे दूसरी तरफ खींचते हुए जोर से तमाचा जड़ दिया और चिल्लाते हुए बोली, हो क्या गया है तुम्हें? क्यों जानवर बनती जा रही हो? शायरा ने अपनी माँ के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वो थरथराने लगी जैसे उसे बहुत ठंड लग रही हो। डरते हुए ही सही, पर उसकी माँ फिर से उसके पास गई और जैसे ही उसे छुआ तो देखा कि उसका शरीर किसी लाश की तरह ठंडा पड़ा हुआ है और शायरा का कांपना भी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, जिसके बाद वो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर भागी और डॉक्टर शायरा के इलाज में लग गए। इधर धीरे धीरे उसके बीमार होने की खबर भी हर जगह फैल गई और जब बात सिस्टर मरीना को पता चली तो वह समझ गई कि ये बीमारी नहीं बल्कि ओइजा बोर्ड से निकलने वाली काली शक्तियों का नतीजा है। इसीलिए वो सीधे हॉस्पिटल पहुंची शायरा की माँ के पास और उसे शायरा और ओइजा बोर्ड से जुड़ी सारी बातें बताईं कि कैसे शायरा अपने मरे हुए दोस्त की आत्मा से बात करने के लिए ओइजा बोर्ड का सहारा लेती थी और इसके साथ ही मरीना ने यह भी बताया कि हो ना हो उसके साथ जो हो रहा है उसके पीछे की वजह वो ओइजा बोर्ड और उसमें से निकलने वाली काली शक्तियां ही हैं। सच जानने के बाद शायरा की मां सीधे आईसीयू रूम की तरफ भागी, लेकिन इससे पहले कि वो आईसीयू रूम तक पहुंचती उससे पहले वहां से बाहर निकलने वाले डॉक्टर ने शायरा की मां को सॉरी कह दिया। साथ ही ये भी कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि शायरा के साथ असल में हुआ क्या और अचानक से क्यों दम तोड़ दिया। पर सिस्टर मरीना को सब समझ आ रहा था। उसने वक्त की नजाकत को समझते हुए शायरा की मां को संभाला और फिर शायरा की बॉडी को वहां से ले गई। शायरा का फ्यूनरल भी हो चुका था, पर शायरा की मां को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शायरा अब उनके बीच नहीं है। उसे अब भी ऐसा लगता था कि वो उसके आसपास ही कहीं है। इस कारण ही वो दिन भर शायरा के कमरे में बैठी रहती थी। फिर सिस्टर मरीना ने उसे समझाते हुए कहा, मैं एक माँ का मन समझ सकती हूँ, पर अब शायरा नहीं है और वो नहीं ही रहे तो ही आपके और आपके बेटे के लिए अच्छा होगा। इसलिए शायरा के इस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए भुला दीजिए। सिस्टर मरीना की बात सुन उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। कमरे में क्रॉस जीसस की तस्वीर लगा, उसने उसे बंद कर दिया, लेकिन फिर भी रात के अंधेरे में उन्हें अजीब अजीब सी आवाज उस कमरे में सुनाई देती। फिर एक रात आवाज का पीछा कर उसने शायरा के कमरे को खोल ही दिया। कमरा खोलते ही ठंडी हवा निकलने लगी और लाइट्स भी चरमराने लगी। यहाँ तक कि कमरे में लगा क्रॉस उल्टा लटका था और जीसस क्राइस्ट की तस्वीर भी टूटी पड़ी थी। उसे एक पल को लगा कि जरूर ये किसी की चाल होगी, इसलिए उसने सीधा पुलिस को बुलाया और सारी बातें बता दी, जिस पर पुलिस ने कहा, ये जरूर किसी पड़ोसी की शरारत होगी। और आपने ठंड में एसी क्यों चला रखा है? मेरे घर में कोई एसी नहीं है। शायरा की माँ के मुंह से सुन पुलिस का माथा घूम गया। अगर घर में एसी नहीं है तो पूरा का पूरा घर ठंडा कैसे पड़ा है? फिर जब पुलिस वाले ने शायरा की पूरी कहानी सुनी तो एक रात उसके घर में गुजारने का फैसला किया। पूरी रात उस पुलिस वाले के कान में शायरा की चीखने की आवाज गूंज रही थी और कमरे की सारी चीजें हवा में उड़ रही थीं। और तो और वो खुद बेड से हिल भी नहीं पा रहा था
उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी छाती पर बैठ उसके सामने चीख रहा है, जिसकी आवाज इतनी तेज होती गई कि धीरे धीरे उसके कान और फिर उसकी आंखों से खून आने लगा था। इस दर्द को ना बर्दाश्त कर पाने की वजह से वो कब बेहोश हो गया उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने दरवाजे पर शायरा की माँ और सिस्टर मरीना को देखा। पुलिस वाला भी उन्हें देख रूम के बाहर आ गया, जिसके बाद मरीना ने कहा, आपने कैसे गुजार ली इस कमरे में पूरी रात? मैं तो यहाँ ये बताने आई थी कि इन्हें ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए, पर कहाँ जाऊंगी मैं अपने घर को छोड़कर? कहीं भी जाना इस घर में रहकर मरने से ज्यादा अच्छा होगा। ये कोई नॉर्मल केस नहीं है जिसे पुलिस सॉल्व कर दे। आप सिस्टर की बात मान लीजिए और इस घर को अभी छोड़कर कहीं और चले जाइए। तब तक मैं इस कमरे को सील करने की तैयारी करता हूँ। मैं चर्च के पादरी को बुला लेती हूँ, क्योंकि ऐसी चीजों में वही हमारी मदद कर सकते हैं। पुलिस वाला बाहर लकड़ियां और बड़े बड़े कीले ले आता है। तब तक सिस्टर मरीना भी चर्च के पादरी को बुला लेती है और फिर सभी ने मिलकर शायरा के उस कमरे को पादरी के प्रेयर्स और होली क्रॉस की मदद से सील कर दिया। जिसके बाद शायरा और उसके साथ न जाने और भी कितनी सारी आत्माओं की चीखें उस कमरे में सुनाई देने लगी, जिसके डर से शायरा की माँ भी अपने बेटे को ले इस घर को छोड़ हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाती है, बिना पीछे देखे कि अब इस घर का क्या होगा, जहां ना जाने उनकी जिंदगी की कितनी ही यादें हैं और शायद शायरा भी। हेलो, कौन? बताइए, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ आपकी? हमें आपका बंगला रेंट पर चाहिए फिल्म शूटिंग के लिए। कीमत मुंह मांगी मिलेगी, मना मत कीजिएगा। ओके। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।